Hello, my dear students of class 9th. Welcome back after a long time. And हम एक बिल्कुल नए पैटर्न के साथ में आज से हमारी लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज से आप लोगों ने इस पैटर्न को हमने 12th और 10th स्टैंडर्ड के लिए पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो आई होप आपने इसे देख लिया होगा। बिकॉज हमने जब फर्स्ट टॉपिक पढ़ा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे रिस्पॉन्सेस थे कि जो वीडियो क्वालिटी है वो कंपैरेटिवली इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। साउंड के इश्यूज थे, लाइट के, विजिबिलिटी के इश्यूज थे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इसे और बेटर बनाने की कोशिश की है। एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम ये कोशिश करेंगे कि ये और बहुत अच्छा हो सके। तो इस मॉडिफाइड वर्जन के साथ में हम आज इन वीडियोस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने फिजिक्स में जो लेक्चर्स पढ़े हैं उनको भी हम और इसी पैटर्न पे लाके और बेटर आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग का प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे। लेकिन राइट नाउ वी हैव स्टार्टेड विद बायोलॉजी। तो 9th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी जो है, पहले मैं उसका छोटा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि कुल 5 to 6 टॉपिक्स आर देयर टोटल इन ऑल। तो 9th स्टैंडर्ड में जो आपने लोअर क्लासेस में बायोलॉजी पढ़ी है, उन बायोलॉजी के एक हिस्से को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और थोड़ा सा बेटर किया गया है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी और बनाया गया है। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सेल एंड सेल स्ट्रक्चर्स इन लिटिल डिटेल। और हम लोग जो हैं वो सेल्स को समझने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है, चैप्टर जो है, दैट इज टिश्यूज। तो प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज को हम वहाँ डिटेल में उनके फंक्शंस, उनके स्ट्रक्चर्स एंड ऑल ये सब हम देखेंगे। देन इट विल बी जो प्लांट और टिश्यूज, सेल्स एंड टिश्यूज के बाद का जो नेक्स्ट पोर्शन है, जो उसका थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म है, वो एनिमल फॉर्म्स का डाइवर्स्ड जो अरेंजमेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है इस पूरी अर्थ पे, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जिसे कहते हैं, उसको हम समझेंगे। फिर कुछ कम्युनिटी हाइजीन, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ एक जनरल टॉपिक्स हैं। बट ओवरऑल 9th क्लास को मैं बायोलॉजी को अच्छा चैलेंजिंग भी मानता हूँ और लर्निंग के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। तो आई होप यू वुड लव दैट। तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको बायोलॉजी से जुड़ी हुई 2 चीज़ें हम पढ़ने क्योंकि जा रहे हैं बायोलॉजी, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें बायोलॉजी पढ़नी कैसे चाहिए। देखिए, बायोलॉजी पूरी तरह से 2 चीज़ों का खेल है। वन इज द डायग्राम्स, और डायग्राम्स बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, उनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती हैं और उन इंफॉर्मेशंस को हमें यूज़ करना चाहिए। डोंट टेक डायग्राम्स जस्ट एज डायग्राम्स की थ्योरी पे आप कॉन्सेंट्रेट करें और सोचें डायग्राम्स को बाद में देख लें, ऐसा नहीं है। यू शुड यूज मोर एंड मोर डायग्राम्स and more information should be related to the diagrams to understand that। तो हम क्या करेंगे, हम जब भी हमारी अभी लर्निंग आप जब हम शुरू करने जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमारा सारा फोकस डायग्राम बेस्ड लर्निंग पे रहेगा। मोर एंड मोर डायग्राम्स विल फॉलो और फिर उसके थ्रू हम लर्निंग रखेंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज बायोलॉजी से जुड़ी हुई होती है, वो होती है टेक्निकल टर्म्स। बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स इस सेशन में नहीं ऐड होंगी और बायोलॉजिकल टेक्निकल टर्म्स में उनका सही जो प्रोनाउंसिएशन है, सही उनकी स्पेलिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसको उसी फॉर्मेट में सही प्रोनाउंसिएशन, सही स्पेलिंग, और क्योंकि इन टर्म्स के, टेक्निकल टर्म्स के मार्क्स होते हैं, तो बायोलॉजी में इस चीज़ का बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है और दिस विल क्रिएट योर इंटरेस्ट फर्दर। तो हम अब बिना देर किए बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आई विल बी गिविंग यू मोर हिंट्स एंड मोर यू कैन से टिप्स की आपको आपकी बायोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग करना कैसे चाहिए। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको बायोलॉजी पहले कैसे लगती थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि नाउ यू वुड स्टार्ट लविंग दिस सब्जेक्ट। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मैं इसे एक सिंपल लैंग्वेज में साइटोलॉजी भी कहता हूँ, बिकॉज एक्चुअली दिस इज द स्टडी ऑफ सेल एंड सेल स्ट्रक्चर। तो व्हाट एग्जैक्टली इज सेल, जो आपको बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा है और आपको अच्छे से पता है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर लोएस्ट पॉसिबल कोई चीज, कोई लोकेशन ऐसी है जिसमें लाइफ से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं, लोएस्ट, सबसे छोटा स्ट्रक्चर, देन इट इज अ सेल। तो सेल इज समथिंग विच हैज अ लाइफ, और ये लाइफ और लाइफ से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स, जो प्रोसेसेस हैं इन सेल के अंदर,
हो सकते हैं। और यही सेल जो हैं आपस में एसोसिएट होके और ऑर्गेनिजम्स के हायर लेवल को जनरेट करते हैं। उसके लिए वो सेल्स आपस में जुड़ के टिश्यूज आपस में जुड़ के ऑर्गन्स आपस में जुड़ के एसोसिएट होकर ऑर्गन सिस्टम्स इस तरह से बनाते हैं। तो अगर हम सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ भी जाएं, चाहे कितनी ही कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चले जाएं, हम एक बहुत छोटे से एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से शुरू करके हम ह्यूमन बींग्स जैसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म को भी समझने की कोशिश करें, तो अल्टीमेटली आप ये मान के चलिएगा कि सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो सेल के अंदर ही जाके होते हैं। चाहे आज आपकी ये लर्निंग हो जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये भी ब्रेन की उन टाइनी सेल्स से रिलेटेड है, बहुत छोटी छोटी जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो हम समझेंगे इसको आगे। तो हम जिस साइंस के जिस पार्ट में इसकी स्टडी करते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज सेल बायोलॉजी, और या फिर इसे साइटोलॉजी कहते हैं। दैट इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब आपके सामने ये मैंने एक डायग्राम लिया है और एट द सेम टाइम यहाँ मैंने एक दूसरा डायग्राम लिया है। इन दोनों डायग्राम्स को देखिए और थोड़ा सा पुरानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उससे से रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि आज तक आपने जो पढ़ा है उसमें कौन सी चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है। आप आइडेंटिफाई करके देखिए कि ये दोनों सेल्स में से कौन सी प्लांट सेल है और कौन सी एनिमल सेल है। डेफिनेटली इन दोनों में से कोई सी एक सेल प्लांट या एनिमल सेल होगी। आप इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए और इनमें जो सेल स्ट्रक्चर्स आप पहचान सकते हैं अपने आप, वो देखिए कि आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है, वो आप सोच के देखिए। तो और आपको इसमें हेल्प मिलेगी। आप क्या न्यूक्लियस को पहचान सकते हैं, या आप माइटोकॉन्ड्रिया को, या साइटोप्लाज्म को, या लाइसोसोम को, या गोल्जी एपैरेटस को, या वैक्यूल को, या सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इन सब चीज़ों को आप पहचान सकते हैं। देन यू कैन सी कि ऑर्गेनेलीज, जो सेल ऑर्गेनेलीज, उनकी पोजीशन क्या है। कहीं पर आपको न्यूक्लियस सेंटर में दिख रहा है, कहीं पर आपको मार्जिन पे दिख रहा है, कहीं आपको वैक्यूल बड़ी मतलब ये बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन है। अभी तो हमने पढ़ना शुरू ही नहीं किया है, लेकिन कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मैं चाहूँगा कि आपके ऑब्जर्वेशन का एक इंपॉर्टेंट टूल होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इस स्लाइड को, इस वीडियो को पॉज करके और जो जो चीज़ें मैंने कही हैं उनको एक बार ऑब्जर्व करेंगे और एक छोटा सा एक टेबुलर फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे कि आपने लेफ्ट में जो ये डायग्राम है, इस वाले डायग्राम को आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और ये राइट वाला डायग्राम जो है ये किसका है और इसमें क्या क्या चीज़ें क्या विजिबल हैं, और ये आपस में इन जनरली जो आपको डायग्राम में दिख रहा है उसमें किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। मैं ये नहीं चाहता कि आप इसकी पूरी डिटेल्ड उसमें जाएं, लेकिन जो आपको विजिबल है उसमें आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है वो देखिए। अब ये जो सेल आपके सामने जो स्ट्रक्चर है, दिस इज एन अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इस तरह के स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत हाई रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत होती है, और आई मस्ट से कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जब पहली बार किसी ने सेल देखी तो वो कैसी होगी, किस तरह से उन्होंने देखी, और इसके लिए हमें सेल से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री जो है ना पास्ट की, बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, वो भी हमें देखनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट हिस्ट्री। डिस्कवरी ऑफ सेल के लिए हम चलते हैं, और मैंने जैसा आपसे कहा कि इसे देखने के लिए सबसे पहले तो एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। तो रॉबर्ट हुक ये माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। हाँ, ये एक कार्टून कैरेक्टर के थ्रू हमने समझने की कोशिश की। एग्जैक्टली जिस साइंटिस्ट का नाम यहाँ है वो है रॉबर्ट हुक। डेफिनेटली ये रॉबर्ट हुक नहीं है, लेकिन रॉबर्ट हुक का नाम जो है, उन्होंने जब सेल को देखा तो रॉबर्ट हुक ने जब सेल को देखा और ये टर्म जो काम में ली, कॉइंड द टर्म, ही यूज्ड द टर्म, ही ऑब्जर्व्ड डेड सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार उन्होंने जो देखी वो डेड सेल्स थी सारी, लेकिन उसके लिए देखिए जो माइक्रोस्कोप उन्होंने काम में लिया, दिस इज दैट माइक्रोस्कोप ही यूज्ड। दिस इज समथिंग स्ट्रेंज कि उस समय पर, आज से इट्स अ मैटर ऑफ 1670, मेरे ख्याल से करीब ऑलमोस्ट 350 ईयर्स बैक, जब उन्होंने सेल को, डेड सेल्स को पहली बार देखा, तो उन्होंने जो माइक्रोस्कोप लिया, इसको देखिए आप किस तरह का माइक्रोस्कोप है, जिसमें यहाँ पर एक आईपीस, यहाँ एक बड़ा लेंस होगा, यहाँ एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये फोकसिंग स्क्रू है, बैरल है जिसके थ्रू होकर पूरी लाइट जाती है। यहाँ उन्होंने वो स्पेसिमेन रखा है जिसको वो देख रहे थे, और लाइट को लाने के लिए देखिए उस समय लाइट नहीं होती, तो ऑयल लैंप है, और लाइट को यहाँ फोकस करने के लिए एक वाटर फ्लास्क रखा है। दिस इज हुक्स माइक्रोस्कोप, और इसकी हेल्प से उन्होंने सबसे पहली बार, रॉबर्ट हुक ने जो डेड सेल्स देखी, वो उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को एक बुक में पब्लिश किया। सी दैट उन्होंने क्या देखा,
ये उन्होंने बिल्कुल डेड सेल्स कॉर्क में उन्होंने देखी, कॉर्क सेल्स जो थी उनमें देखी, और ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग इन दिस बुक नेम्ड एज माइक्रोग्राफिया बुक में ये पब्लिश, ये विजुअल भी मुझे इंटरनेट से ही मिला है, और आई एम थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने इंटरनेट पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल की हैं जो स्टूडेंट्स के काम आ रही हैं और आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं. तो सी दिस पेज, आई डोंट, दिस इज 115 पेज आई गेस, दिस इज माइक्रोग्राफिया जिसमें इस बुक का नाम है और जिसमें ये डायग्राम पब्लिश्ड है. समथिंग वेरी गुड टू सी. और ये प्लांट जिसका ये पार्ट उन्होंने लेकर यहाँ इसे बताया है. एनीवेज, तो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन हु सी द डेड सेल्स, नॉट द लिविंग सेल. लिविंग सेल्स देखने वाले साइंटिस्ट जो हैं उन्हें हमने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, हिज नेम वाज, पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंड ही ऑब्जर्व्ड बैक्टीरिया. और बैक्टीरिया एक सैंपल में बहुत सारे दिखाई देते हैं. सी हाउ ल्यूवेनहॉक माइट ऑब्जर्व्ड, उन्होंने जब देखा होगा तो ये ऐसा पूरा बंच उन्होंने बैक्टीरिया का देखा. ही ऑब्जर्व लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम. और आप में से कुछ स्टूडेंट अगर इसे बैक्टीरिया को देखें तो ये बड़ा अनयूजुअल कैरेक्टर आपको दिख रहा है, और ये बैक्टीरिया रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है. और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया के लिए एक बहुत कॉमन टर्म काम में ली जाती है, अभी हम पढ़ेंगे उसे आगे. दिस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कॉमनली इट इज नोन एज बैसिलस सिंगुलर में कहते हैं. और अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ध्यान हो तो उन्होंने इससे मिलता जुलता नाम कई बार सुना होगा, एंड आई गेस यू गेस्ड इट राइट, दैट इज लैक्टोबैसिलस. सिंगुलर नेम इज लैक्टोबैसिलस एंड प्लूरल इज लैक्टोबैसिलाई. और नाम जैसा बता रहा है लैक्टो, तो इसका मतलब ये कहाँ होना चाहिए, ये लैक्टिक एसिड या लैक्टिक एसिड से रिलेटेड, यानी कि कर्ड में होना चाहिए या मिल्क में होना चाहिए. तो ये सबसे कॉमन बैक्टीरिया, दो इट्स अ हेल्पफुल बैक्टीरिया, ठीक है ना, इट्स अ हेल्पफुल बैक्टीरिया जो हमारे बहुत काम का बैक्टीरिया है, ये ऐसा मैं मानता हूँ और ये फैक्ट भी है. ठीक है ना. तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बैक्टीरिया जो हैं उन्हें और अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं. जैसे मैंने कहा ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, तो कुछ बैक्टीरिया के शेप के हिसाब से बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं वो यहाँ पर आपके सामने विजिबल है. अगर ये रॉड शेप्ड है तो इन्हें हमने बैसिलस कहा है, जैसा ये दिख रहा है. और अगर ये स्फेरिकल है तो इन्हें कोकस कहा जाता है. दिस इज कोकस, स्फेरिकल बैक्टीरिया. अगर ये स्पाइरल है तो इन्हें स्पाइरिला, प्लूरल, एंड स्पाइरलम इज सिंगुलर, ये स्पाइरल बैक्टीरिया है. एंड इफ इट इज अ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, कॉमा की स्पेलिंग गलत है, कॉमा जो है दैट इज, ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है. अब एक सिंगल बैक्टीरियम तो होता ही नहीं है, बैक्टीरिया तो बहुत सारे होते हैं, है ना. और बैक्टीरिया बहुत सारे होने की वजह से जो टर्म है बैक्टीरिया की, ये जो टर्म है बैक्टीरिया की ये प्लूरल टर्म है. बैक्टीरियम इज अ सिंगुलर टर्म. और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया के लिए जैसे बैसिलस एक सिंगुलर टर्म है, बैसिलाई इसके लिए प्लूरल होगी. और आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज कि इनके लिए बहुत सारे नाम है. जैसे दो बैक्टीरिया एक साथ हैं तो वी यूज अ टर्म डिप्लो. अगर एक सीक्वेंस बनी है तो उसे हम टर्म यूज करते हैं स्टेप्टो. एक बंच बना है तो हम उसके लिए कहते हैं स्टेफाइलो. तो मैं कुछ टर्म जैसे मैं इसके लिए लेता हूँ स्टेप्टो बेसिलाई, ठीक है ना, या स्टेफाइलोकोकाई. ठीक है. विब्रियो नाम का जो बैक्टीरिया है ये कॉलेरा को फैलाने में काम में आता है, मतलब इसे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है. विब्रियो कॉलेराई इसका नाम है. ये कुछ मैं आपको कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हो सकता है ये आपको आपकी नॉर्मल एनसीईआरटी बुक में ना मिले. लेकिन साइंस और खास तौर पे बायोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है. अगर हम उसमें कुछ और थोड़े से फैक्ट्स ऐड कर दें तो यू वुड लव दैट. तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं. हमने डेड सेल्स के बारे में पढ़ा जो रॉबर्ट हुक ने अपने हुक्स माइक्रोस्कोप से सबसे पहली बार डिस्कवर की. हमने लिविंग सेल्स के बारे में देखा कि किस तरह से एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बैक्टीरिया जो है वो भी रॉड शेप बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाई को सबसे पहली बार देखा. और हमने कुछ बैक्टीरिया और उनके शेप को आपके सामने क्लासिफाई किया. स्टिल द हिस्ट्री पार्ट इज कंटिन्यूअस, और अभी हम हिस्ट्री में और देख रहे हैं. और हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो साइंटिस्ट का नेम है रॉबर्ट ब्राउन. ये नाम मेरे इस विजुअल के पीछे छुप रहा है पूरा, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन. और ही सॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्स में, ये प्लांट सेल है, इसमें पहली बार ही रियलाइज कि देयर इज मोर देन सेल. लोगों ने तो अब तक सेल देखी थी, बट ही रियलाइज कि सेल के अंदर भी कुछ है. तो उन्होंने जो सबसे पहला पार्ट सेल के अंदर नोटिस किया दैट वाज न्यूक्लियस, उन्होंने डिस्कवर किया 1838
वन में। तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन साइंटिस्ट जिनकी मैं नेम ले रहा हूं, इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं। तो अभी हम सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉपुलर जो उनकी डिस्कवरीज या इन्वेंशन हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम बहुत सारी जगहों पर और भी हो सकता है। तो आप ये ना समझें कि ये तो रॉबर्ट हुक ने यही किया था क्या, या रॉबर्ट ब्राउन ने सिर्फ ऐसा ही किया था, तो ऐसा नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन इनिशियली हिज नेम इन दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ प्लांट सेल न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस को, ठीक है ना, उन्होंने डिस्कवर करने में हेल्प की थी, मतलब ही डिस्कवर्ड दैट। एंड और हिस्ट्री के और जो इंपॉर्टेंट पीपल हैं उनमें से एक नेम जो है इज पर्किंजी नेम जो है, एंड जोहानस पर्किंजी, जहां तक मुझे पूरा नाम इनका ध्यान है। 1839 में ही डिस्कवर्ड समथिंग विच इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। सेल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पार्ट, नॉर्मली आपने साइटोप्लाज्म सुना होगा, प्रोटोप्लाज्म थोड़ा उससे और एक इंपॉर्टेंट फीचर है, हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन एक जनरल मैं बता देता हूं कि सेल में से अगर सेल मेम्ब्रेन हटा दी जाए तो जो कुछ उसके अंदर है, दैट एंटायर थिंग इज नोन एज protoplasm. So he used this term protoplasm for the first time. और लिविंग मटेरियल जो सेल के अंदर है, जहां सारी लाइफ एक्टिविटीज हो रही हैं, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। ही कॉइन्ड दिस टर्म और 1839 में ही डिड दैट। इसके अलावा पर्किंजी ने बहुत सारी चीजें की। इवन आपके हार्ट के अंदर एक स्पेशल टिश्यू इनके नेम पर, पर्किंजी फाइबर के नाम पर है, वो अभी हम बाद में कभी पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी इस टॉपिक से रिलेटेड टर्म आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और जो 9th स्टैंडर्ड में आपके लिए जरूरी थ्योरी है जो हमें पढ़नी है, दैट इज नोन एज सेल थ्योरी। हियर इट इज मेंशन्ड सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो है वो उसका एसोसिएशन 3 साइंटिस्ट से है। फर्स्ट इज मैथाइस श्लाइडेन एंड द अदर वन इज थियोडोर श्वान। पहले इन दो साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं, बिकॉज इनिशियली दे प्रपोज्ड दिस सेल थ्योरी। And Matthias Schleiden, he was a botanist, so he suggested that all plants, they are made up of cells. So he said cells are a very important structure of plant, क्योंकि इससे पहले तो ये नहीं माना जाता था कि plants में भी cells होती हैं। तो Schleiden जो है, he said that in 1838 कि in his cell theory for plants, he gave the cell theory for plants, कि plants are formed of, they are made up of cells. And in 1839, Theodor Schwann, he was a zoologist, he also said the same thing, but for animals. He suggested that animals are made up of cells. तो collectively दोनों सही हैं, गलत नहीं है। तो सेल थ्योरी collectively Schleiden and Schwann के लिए जो है कही जाती है। लेकिन उस समय तक इन्होंने ये नहीं माना था, Schleiden and Schwann ने, कि ये सेल्स आती कहाँ से। They knew that plant contains cell, animals में भी उन्हें पता था कि सेल्स हैं, they didn't know कि सेल्स जनरेट कैसे होती हैं। तो दे थॉट कि सेल्स जो हैं वो जो लिक्विड मटेरियल होता है उससे क्रिस्टलाइज होके बाहर आती हैं, ऐसा उन्होंने उस समय तक सोचा था। लेकिन बाद में रुडोल्फ वर्को, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं 1855 में, उन्होंने अपनी एक थ्योरी ओमिनिस सेल्यूला सेल्यूला थ्योरी जो है, ओमिनिस सेल्यूला सेल्यूला थ्योरी से ही सेड दैट सेल्स आज अगर कहीं आपको दिख रही हैं किसी प्लांट में, किसी एनिमल में, तो उन सेल्स का पेरेंट भी कोई ना कोई सेल रहा होगा। यानी सेल्स दे डू नॉट अराइज instantly by themselves, they cannot arise by themselves out of some liquid or some inanimate matter, it cannot be there. If you have a cell, then definitely there must be some cell in past जिससे निकल के आई है। तो in that way his theory says that all cells arise from pre-existing cells through cell division, they never arise instantly by themselves, ठीक है ना, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो रुडोल्फ वर्को का जो थ्योरी का जो पार्ट है वो एक तरह से सेल थ्योरी का एक्सपेंशन है, आगे एक्सटेंडेड वर्जन है, ऐसा हम मानते हैं। तो सेल थ्योरी की जब भी बात आए तो आप इन 3 साइंटिस्ट के नाम ध्यान रखें, मैथाइस श्लाइडेन एंड थियोडोर श्वान एंड रुडोल्फ वर्को। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, और इनके बारे में मैं सजेस्ट भी करूंगा कि जब हम थ्योरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हमारी जो क्वेंच ऑफ नॉलेज है उसको और करने के लिए, थर्स्ट ऑफ नॉलेज को क्वेंच करने के लिए हमें थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। तो मेरा सजेशन है कि आप थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, नेट सर्फिंग करके इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें बाय योरसेल्फ। सो फार हमने रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लियोनहॉक, एंटनी वॉन लियोनहॉक और
श्लाइडेन, श्वान एंड रुडोल्फ वर्को, इन सब साइंटिस्ट के बारे में हमने अभी तक बात की है, और हमने इनके जो इस बायोलॉजिकल पार्ट में जो इनका कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री का वो हमने देखा। वन मोर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ रिलेटेड टू दिस हिस्ट्री जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी, ये आपको एक बहुत कोई आप पहचानना चाहें तो आई गिव यू अ सेकेंड कि आप इसे पहचान सकें, लेकिन जैसा ऊपर लिखा तो है माइक्रोस्कोप, लेकिन थोड़ा और अगर आप दिमाग लगाएं या जोर लगाएं और अपनी नॉलेज को टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अब बताता हूं कि ये एक प्रोटोटाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ये दो साइंटिस्ट हैं, रस्का एंड नॉल एंड रस्का जो नाम है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के लिए दिया जाता है, इन्वेंशन के लिए दिया जाता है। दे इन्वेंटेड दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो अल्ट्रा डिफाइंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है, जो सेल स्ट्रक्चर, सेल के पार्ट्स का, वो आज पॉसिबल हुआ है। हालांकि अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं दे आर हाई दे हैव अ वेरी हाई रेजोल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें बिल्कुल इंटीरियर ऑफ सेल की बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन मिलती है। आज आप पूरे चारों तरफ न्यूज़ में कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस की बात करते हैं तो वायरस के रिलेटेड स्टडीज के लिए दिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Okay, so as far as cytology is concerned, the contribution of Knoll and Ruska can never be forgotten. ऐसा तो किसी का भी नहीं, but this is somewhat जैसे कहना चाहिए revolutionary इनका contribution है। खैर, अब हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि सब सेल के बने हुए हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज हम इन्हें दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, यूनिसेलुलर एंड multicellular organism. A unicellular organism is where the life is confined to a single cell. सिर्फ और एक सिर्फ सिंगल सेल में सब कुछ हो जाता है। सेल ग्रो करती है, सेल मैच्योर होती है, सेल अपनी लाइफ के फंक्शंस को करती है एंड अल्टीमेटली सेल डिवाइड होती है, डिस्ट्रॉय होती है, जो भी कुछ है इट हैपेंस विद इन दिस सेल। दैट इज नोन एज व्हाट a unicellular organism. तो organism single celled होता है and performs every life function within that cell. अब ऐसी सिचुएशन में जब सब कुछ सेल को ही करना है तो आप ये पॉइंट देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर ये सेल में नहीं होगा। काम किसको बांटे? सेल अकेली, ये अपना काम किसी और को नहीं दे सकती। तो ऐसी सिचुएशन में जब सेल को बहुत काम करना पड़ता है तो ऑब्वियसली इसकी लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाता है और इट इज इजीली सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव टू डैमेज। बहुत जल्दी ये सेल डिस्ट्रॉय हो सकती हैं क्योंकि वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे डिफरेंट हैं? जब बहुत सारी सेल्स मिलके और वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं और एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करती हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल an organism. Is such an organism is known as a multicellular organism where number of cells are there और वो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स और इसमें फर्दर एक डिफरेंट लेवल्स में क्लासीफाई हो जाती हैं, अपने आप को अरेंज कर लेती हैं, ठीक है ना। तो सिंगल सेल जो होती है इस तरह के ऑर्गेनिज्म में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट परफॉर्म्स फ्यू एक्टिविटीज, वेरी वेरी फ्यू एक्टिविटीज, बहुत कम उन्हें काम दिया जाता है और कोई सेल जिस पर्टिकुलर काम को कर रही है वो उसकी काम में दूसरी सेल हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करती और आपस में एक डिविजन ऑफ लेबर से काम करेंगी सेल्स। अगर कोई सेल फूड को इंजेस्ट करके और डाइजेशन और इन सब चीज़ों से जुड़ी हैं, कोई सेल जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट से जुड़ी हैं, मतलब कोई ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हैं, तो इट ऑल दैट जो वर्कलोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इस वजह से सेल्स के ऊपर जो लोड है, वर्क प्रेशर है, वो रिड्यूस होता है। सो दे हैव अ ग्रेटर सर्वाइवल वैल्यू, तो दे आर नॉट सो सेंसिटिव टुवर्ड्स डैमेज। तो इन दैट वे दिस इज समथिंग गुड। मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स में हम कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं, मेरे ख्याल से आप इन्हें देखते ही पहचान जाएंगे। दिस इज अमीबा। आई डोंट नो आपने अमीबा को मूव करते कभी देखा है नहीं देखा, लेकिन मे बी हम इन फ्यूचर विल सी दैट। तो दिस इज एन अमीबा एंड दिस इज अ पैरामीशियम, इट्स अ स्लिपर शेप ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज यूग्लिना। These all are unicellular organisms. सब कुछ जो है वो इन्हीं के अंदर हो रहा है, बाहर कुछ नहीं है। And then a multicellular organism, and I hope आप में से बहुत सारे लोग इसे जानते होंगे। This is what? This is a jellyfish. Can anybody tell me what its biological name? Its biological name is Aurelia. ठीक है ना। जेलीफिश जो है इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक लाइफ में मिलने वाला ये एक
सीलेंट ट्रेट है, और हम जब डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ दिस इज मैग्निफिसेंट। हालांकि कुछ जेलीफिश बड़ी डेंजरस होती हैं, ये शायद आपने डिस्कवरी चैनल लिए, बाकी आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से 9th स्टैंडर्ड में होगी अभी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सेल को अब हम क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और मैग्नीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले सेल की डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट एग्जैक्टली सेल इज। तो अगर कोई मुझसे पूछे सेल क्या है, तो मैं कहूँगा इट्स अ लिटिल रूम, इट्स अ चैम्बर। एक फ्रेंच वर्ड है चैम्बर, उससे हम चैम्बर और इससे इसको रिलेट करते हैं। दैट इज अ लिटिल रूम, वेरी स्मॉल रूम, विच इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस लिटिल रूम में सारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक्टिविटीज, इफ इट समथिंग हैज टू बी बिल्ड, कुछ बनाना है, वो सेल में होगा। अगर कोई वर्किंग से रिलेटेड कोई फीचर चल रहा है तो वो भी कहाँ होगा, इस सेल के अंदर होगा। सो इट परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस लाइक इनटेक ऑफ फूड, एक्सक्रीशन, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हम जो टर्म्स आएंगी उनको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनरली सारी बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो हैं वो सेल के अंदर हो रही हैं। दे पोजेस नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेली, ठीक है ना। सेल ऑर्गेनेली जो है वो प्लूरल है सेल स्ट्रक्चर्स के लिए, और ये सेल स्ट्रक्चर्स सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, अभी हम देखेंगे। सो अगर मुझे डिफाइन करना हो सेल को, सो इट इज अ टाइनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म लिमिटेड बाय अ मेम्ब्रेन, एक प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जिसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, एंड इट इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल लाइफ फंक्शंस। सारी फंक्शंस लाइफ के अकेली ये कर सकती है उस सेल से जुड़े हुए। नाउ सेल की डेफिनेशन तो ठीक लगती है, लेकिन यहाँ कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स आ गई हैं, लाइक साइटोप्लाज्म आ गया एक जो सुना हुआ था, लेकिन एक टर्म और आ रही है प्रोटोप्लाज्म, देन सेल मेम्ब्रेन आ रही है, एक मेम्ब्रेन टर्म आ रही है, फिर सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेली आ रहे हैं। सो नाउ दिस मेक्स कंफ्यूजन कि सब क्या है, सेल में कौन सी चीज साइटोप्लाज्म है, कौन सी प्रोटोप्लाज्म है, व्हाट आर सेल ऑर्गेनेली एंड ऑल। हालांकि कुछ आपको पहले से पता है, लेकिन स्टिल हम इसे और समझने के लिए मैं आपके सामने ये एक अरेंजमेंट लेता हूं, और इस अरेंजमेंट को अगर आप देखेंगे तो इसको ही मैं फर्दर मैग्नीफाई करके और आपको इस पार्ट को समझाने की कोशिश करता हूं। कैन यू सी कि दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सेल, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सेल, और यहाँ अंदर डेफिनेटली एक फ्लूइड होता है अंदर, और इसमें ये बहुत सारे सेल स्ट्रक्चर्स रखे हैं, और ये बीच में शायद आप समझते हो तो न्यूक्लियस होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें दिख रही हैं। ये एक प्रोटोटाइप जो मैंने लिया है, मैं इसको एक दूसरे एनिमेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो टर्म्स अभी आपके सामने आई ना, इन सबको से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये मेरे सामने एक सेल है जो अभी अभी हमने देखी थी, वो पूरी सेल है, और इस सेल में ये आप बैक करके इसे देखें कि ये जो थी मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन है, और ये जो न्यूक्लियस था ये यहाँ ये न्यूक्लियस है, और इसी तरह से ये जो सेल स्ट्रक्चर्स इसमें दिख रहे हैं वो सेल स्ट्रक्चर्स मैंने एक समझने के लिए जनरली बनाए। तो सेल में से अगर मैं सेल मेम्ब्रेन हटा दूं, ठीक है, मैंने सेल मेम्ब्रेन हटा दी, देखिए हटा दी। ये जो बाहर थी सेल मेम्ब्रेन, ये देख लीजिए वापस, ये सेल मेम्ब्रेन मैंने हटा दी है। तो जैसे ही सेल मेम्ब्रेन हटाई और जो कुछ यहाँ बचा है, दैट व्हाट वी कॉल प्रोटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट कहता है जो कुछ बचा है, मतलब सभी कुछ बचा है, सिर्फ मेम्ब्रेन नहीं है। यस ऑफ कोर्स। तो सब हटा दीजिए, सिर्फ मेम्ब्रेन, सब रख लीजिए, सिर्फ मेम्ब्रेन हटा दीजिए, तो जो कुछ बचेगा दैट इज नोन एज व्हाट, प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म में जो कुछ है उसमें से न्यूक्लियस हटा दीजिए। तो जैसे ही प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस हटाएंगे, माइनस करेंगे, देखिए आप, हमने माइनस कर दिया, तो अब जो बचा है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। मैं स्टूडेंट कहता है मैं तो सोचता था साइटोप्लाज्म का मतलब लिक्विड है। नो, वो जो अंदर जेली लाइक लिक्विड है वो अकेला साइटोप्लाज्म नहीं है। उस लिक्विड के साथ में जो दूसरे सेल स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन न्यूक्लियस नहीं, सारे सेल स्ट्रक्चर्स लेकिन न्यूक्लियस नहीं, और लिक्विड, दैट इज नोन एज व्हाट, साइटोप्लाज्म। और स्टूडेंट कहता है अगर मैं अब इसमें से सेल स्ट्रक्चर्स भी हटा दूं, सारे सेल ऑर्गेनेली भी हटा दूं, तो जो चीज बचती है दैट इज नोन एज हाइलोप्लाज्म। तो आपने ये नाम तो सुना ही नहीं था, ठीक है ना। आपने तो साइटोप्लाज्म सुना, फिर प्रोटोप्लाज्म सुना, अब मैं तीसरा नाम मैं आपके सामने और लाया हूं, दैट इज हाइलोप्लाज्म। तो अब इसको ऐसे समझिए, रिवर्स लेके चलते हैं कि सेल में जो फ्लूइड है, सिर्फ फ्लूइड, दैट इज हाइलोप्लाज्म। अब मैंने इसमें सेल स्ट्रक्चर्स ऐड कर दिए, न्यूक्लियस नहीं किया है, नाउ इट बिकम्स साइटोप्लाज्म। अब मैंने इसमें न्यूक्लियस भी ऐड कर दिया, नाउ इट बिकम्स प्रोटोप्लाज्म। और अब मैंने इसमें सेल मेम्ब्रेन भी लगा दी, सो इट बिकम्स सेल। तो सेल माइनस सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, माइनस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइनस सेल ऑर्गेनेली, हाइलोप्लाज्म। रिवर्स, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं इसी तरह से
ठीक है, ये इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर इसे समझ गए हों तो अब हम कहाँ हैं, अब हम सब चीज़ों को समझ गए, प्रोटोप्लाज्म समझ गए, साइटोप्लाज्म भी, हाइलोप्लाज्म, अब हमें सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करनी। तो बिफोर वी स्टार्ट ईच एंड एवरी सेल स्ट्रक्चर, हम पहले इन सेल स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए पहले क्लासिफाई कर देते हैं इनको फर्दर। और ये क्लासिफिकेशन जो है वो कुछ इस तरह का है। जो सेल ऑर्गेनली हैं इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक ऐसे सेल ऑर्गेनली जिनकी खुद की मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, सो दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। और नॉन मेम्ब्रेनियस, कहता है ऐसा कैसा सेल स्ट्रक्चर होगा जिसकी कोई कवरिंग ही नहीं होगी, तो क्या होगा उसके अंदर, अगर कवरिंग नहीं है तो जो कुछ है वो क्या, मतलब ये समझने वाली बात है ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कि सेल स्ट्रक्चर में एक बाउंड्री हो जिसमें बाहर कवरिंग हो, दैट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, और दूसरे ऐसे सेल स्ट्रक्चर्स जिनमें कोई कवरिंग होती ही नहीं है, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती, दैट इज अ नॉन मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनली। इस नॉन मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनली में दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, भी सेंट्रियोल एंड राइबोसोम, हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी सब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज मेम्ब्रेन बाउंड। फिर मेम्ब्रेन बाउंड में भी दो तरह के सेल स्ट्रक्चर हैं, एक डबल मेम्ब्रेन और एक सिंगल मेम्ब्रेन सेल स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, जैसे प्लांट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, जो है ये तीन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डबल मेम्ब्रेन है। और सिंगल मेम्ब्रेन में गोल्जी एपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है एंड वैक्यूल है। अगेन आपके सामने दो सेल्स हैं और इन दो सेल्स में आप ढूंढिएगा अपने आप कि कौन से वो स्ट्रक्चर हैं जिन्हें मैंने मेम्ब्रेन बाउंड कहा है, कौन से वो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें मैंने नॉन मेम्ब्रेनियस कहा है, फिर कौन से वो स्ट्रक्चर्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन हैं, कौन से सिंगल मेम्ब्रेन है। आई होप ये आप पहचानते होंगे कि ये क्या है। आप ये स्ट्रक्चर भी पहचानते होंगे, आप बीच का स्ट्रक्चर भी पहचानते होंगे, आप ये भी पहचानते होंगे, आप ये भी पहचानते। सो नाउ यू कैन क्लासीफाई देम, ठीक है ना, आप कर सकते हैं इनको, अपने लेवल पर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आज एक छोटे से लेक्चर में हमने सेल के इस इंट्रोडक्शन पार्ट को समझा है, जिसमें हमने सेल की जो रिलेटेड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, जिससे साइंटिस्ट के नेम जुड़े हैं, हालांकि आगे और भी आएंगे भी, तो हमने उन्हें समझा है। हमने सेल से रिलेटेड जो जनरल इंट्रोडक्शन की टर्म्स हैं उन्हें पढ़ा है। और जैसा मैंने आपसे कहा, आपको ध्यान रखना है कि सेल तो ये बिगिनिंग है, लेकिन एंटायर बायोलॉजी जब हम पढ़ रहे हैं तो यू शुड फोकस मोर ऑन द डायग्राम्स एंड द टेक्निकल टर्म्स। ऐसे वो सारे स्टूडेंट्स जिन्हें मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, मैं मानता हूँ जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है, उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स बायो से थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाते हैं। तो उनको बायो अच्छी अगर करनी है, बढ़िया करनी है, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। फोकस मोर ऑन डायग्राम्स एंड टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स का सही प्रोनाउंसिएशन, उनकी सही स्पेलिंग जैसा है, देखा मैंने आपसे कहा। तो अब देर मत कीजिए, रजिस्टर पेन उठाइए, वीडियो को वापस से देखिए, पॉज कीजिए जहां आपको लगता है डायग्राम्स बनाने हैं। मैंने इसलिए आपके सामने विजुअल्स में कुछ जगह डायग्राम्स लिए हैं। बिफोर वी प्रोसीड, हम थोड़ी थोड़ी हमारी प्रैक्टिस अभी से करते रहेंगे और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस शीट्स आपको देना शुरू करूंगा, ठीक है। सो विल बी मीटिंग यू वेरी सून। अब लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी बेटर रहेगी क्योंकि अब हमें एक पैटर्न अच्छा मिल गया है समझने का, ठीक है ना। आई होप यू वुड लव दिस पैटर्न, सो एंजॉय। विल मीट यू वेरी सून। टिल देन, goodbye, bye bye.